नमस्कार। द कटबल हिस्ट्री के इस नए शो में आपका स्वागत है। टॉक विथ रैशनल पुनियानी। देश में पढ़ने लिखने वाला, देश के बारे में सोचने वाला, चिंता करने वाला कोई भी व्यक्ति शायद ही ऐसा होगा जो प्रोफेसर राम पुनियानी से परिचित ना हो। राइटर कहिए तो भी बात कम पड़ जाएगी, ऑथर कहिए तो भी बात कम पड़ जाएगी, एक्टिविस्ट कहिए तो भी बात कम पड़ जाएगी, पब्लिक स्पीकर कहेंगे तो भी बात कम पड़ जाएगी। इतनी सारी भूमिकाएं एक साथ लगातार निभाते हुए, और वो भी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, प्रोफेसर पुनियानी ने देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश की है, वो कोई 2014 में शुरू नहीं हुई, वो बहुत लंबे समय से लगातार चल रही है। तो हमने सोचा कि उनके साथ थोड़ी बातचीत की जाए आज के मुद्दों पर, इतिहास पर, बाकी सारे विषयों में, कुछ उनके बारे में भी। तो आज जो ये पहला शो जा रहा है, इस शो में हम पुनियानी साहब से जरा उनके बारे में पूछेंगे कि ये सब शरारत सूझी कैसे उनको। अच्छी खासी प्रोफेसरी कर रहे थे, अच्छा खासा जीवन जी रहे थे, अचानक या क्या वजह थी कि ये सारा कुछ करना उनको जरूरी लगा। स्वागत है पुनियानी सर, नमस्कार। नमस्कार अशोक जी, नमस्कार। तो सवाल तो मैंने इंट्रो में पूछ ही लिया जी। कि हिंदुस्तान में, मध्य वर्ग में, गुजरात में रहा सर, तो गुजरात में एक कहावत चलती थी कि आदमी को क्या चाहिए, गाड़ी वाड़ी लाड़ी, शादी हो जाए, एक अच्छी सी गाड़ी हो जाए और एक अच्छा सा घर हो जाए। तो मुझे लगा ये जी। गुजरात में खास होगा। फिर मैं कश्मीर गया तो कश्मीर में मालूम चला कि वहां भी ऐसी एक कहावत चलती है। तो आपको तो ये सारा कुछ एकदम सही समय पे मिल गया था और शानदार मिल गया था। फिर कैसे सूझा आपको, क्यों लगा कि क्योंकि 2014 में आपने काम नहीं शुरू किया, हम जब स्टूडेंट थे तब से आपका काम देख रहे हैं, मतलब जी। कम से कम 25-30 साल का तो मैं गवाह हूं, उसके पहले का आप बताएंगे। तो क्यों लगा आपको उस जमाने में कि भारत में सांप्रदायिकता के खिलाफ, और वहीं से आपने काम शुरू किया था, लगातार बात करना जरूरी है। देखिए अशोक, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। आपने आपने इतनी उदारता से मेरा परिचय दिया। तो 1993 से मैंने सांप्रदायिकता के खिलाफ काम करने का एक कॉन्शियस निर्णय लिया, सोच समझ के निर्णय लिया। पर वो एक अचानक बात नहीं थी। मेरे विद्यार्थी जीवन से मुझे लगता था कि समाज के लिए कुछ परिवर्तन की परिस्थिति लाना चाहिए। मैं जिस मोहल्ले में रहता था, आसपास बहुत गरीबी थी। फिर जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ मैं मरीज़ों के हाल देखता था, कितनी गरीबी में जी रहे हैं। और वहाँ से मैंने एक सोचा कि मैं समाज के बारे में सोचूँ। तो पहले तो लगा कि भाई मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, एक मिशनरी के रूप में। एक अल्बर्ट श्वाइज़र नाम के डॉक्टर अफ्रीका में काम करते थे, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित था। मुझे भी लगा मैं कैसे इसी आदिवासी गाँव के इलाके में जाकर एक मिशनरी के रूप में काम करूँगा। फिर वहाँ से थोड़ी पढ़ने की एक उत्सुकता थी, तो मैं पढ़ने में गया। भारत का इतिहास मैंने 8वीं कक्षा में जब मैं था, तो पंडित सुंदरलाल की 3 वॉल्यूम की भारत के इतिहास की किताब थी, वो मैंने पढ़ा। फिर जो भारत के क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, यशपाल, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके बारे में पढ़ता था। गांधी, नेहरू, ये सब पढ़ते-पढ़ते मैं आखिर में पहुँचा मार्क्सवाद तक। हम्म। एक तरफ मेरा ट्रैक चल रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट का और कोई साधन नहीं था। मेरा परिवार तो बिज़नेस परिवार है, वैसे भी हम रिफ्यूजीज़ हैं। 1947 में पाकिस्तान से हमारा परिवार आया था। तो बहुत संभ्रांत नहीं था, पर खराब भी नहीं थी। जब तक मैं मेडिकल कॉलेज में आया, हालत खराब नहीं थी। पर अंदर पता नहीं क्यों एक भावना आ गई कि मुझे समाज के परिवर्तन के लिए काम करना ज़रूरी है, मेरे खुद के संतोष के लिए। ये मुझे किसी ने कहा नहीं, कोई दूसरी परिस्थिति ऐसी थी नहीं। तो फिर इसी दौरान मैं मार्क्सवादी लिटरेचर पढ़ के मुझे लगा ये जो चीज़ है, समाज में जो शोषण, शोषक की व्यवस्था, और उस समय रशियन क्रांति का भी बहुत प्रभाव पड़ रहा था। और मैंने उस समय वियतनाम, रशियन, ये क्रांतियों के बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ा, बहुत गहरा अध्ययन तो नहीं किया। इसके पहले मैंने एक और काम किया था कि विश्व के अलग-अलग धर्मों के बारे में भी समझने की कोशिश की। और मैं एक निष्कर्ष पे आ चुका था पहले ही, ये मार्क्सवाद में आने के पहले, कि एक ही धर्म हो सकता है दुनिया का, वो है मानवता। ये मेरी समझ थोड़ी बहुत सोचने से और किताबों के पढ़ने से आई। फिर मार्क्सवाद में आया तो इसी के समांतर मेरा मेडिकल कॉलेज और ये सब चलता रहा।
तो एक मैं घटना बताना चाहता हूँ, मैं ज्यादा बताता मेडिकल नहीं की हूँ। पढ़ाई कहाँ से की सर आपने? मेडिकल की पढ़ाई कहाँ नागपुर, से की थी? नागपुर मेरी पूरी पढ़ाई नागपुर में ही हुई। नागपुर से। नागपुर, नागपुर मेडिकल कॉलेज में था, तो जी। समांतर मुझे जितना एक्स्ट्रा वक्त मिलता था मैं इसी चीजों पे लगाता था। फिर अब मैं एमडी कर रहा था, एमबीबीएस के बाद एमडी कर रहा था। एमडी में भी दिन ठीक ठाक चल रहे थे, पर समाज में जो उस समय चल रहा था, आप 71-72 का माहौल देखिए। समाज में उस समय एक बहुत दुविधा चल रही थी, बहुत सारे ग्रुप सामने आ रहे थे, अलग अलग ये चीजें आ रही थी, तो मेरे सोचने की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। और इसी बीच मेरे एक सहपाठी थी, उसका भाई वो सीपीआई में फुल टाइमर बना। तो उस दिन जब मैं उससे मिला, बात की, तो मैंने कहा ये तो कितना अच्छा लड़का है, इसने ऑलरेडी फैसला कर लिया है समाज के आंदोलन से जुड़ने का, मैं क्या कर रहा हूँ मेडिकल कॉलेज में। तो अशोक आप ख्याल कीजिए, मैं 3-4 दिन तक कॉलेज जाना बंद कर दिया, अच्छा। और कि मैं छोड़ दूंगा ये। तो फिर मैं वो नागपुर में कॉमरेड वर्धन को आप जानते होंगे, बहुत प्रभावी वक्ता थे, मैं भी उनसे काफी प्रभावित था। तो मैं उनसे जाके मिला, मैंने कहा मैं एमडी कर रहा हूँ और मैं छोड़ के पार्टी में आना चाहता हूँ। बोले एमडी करने को कितने दिन बाकी है? मैंने कहा 3-4 महीने का वक्फा बाकी है। बोले ऐसा करो, एमडी कर लो फिर आ जाना। मैं ठीक बात गया, है। 6 महीने में मेरी एमडी हो गई। फिर मैंने सोचा बस पूरी मैं जो मेरी एक्स्ट्रा एनर्जी है नौकरी के साथ, वो इसी पे लगाऊंगा। तो हमने एक ग्रुप बनाया, स्पार्क सोशलिस्ट फोरम। उसमें बहुत सारे लोग जुड़े, नागपुर में काफी लेकिन सक्रिय। लेकिन सर नागपुर तो एक और चीज का अड्डा रहा है। नागपुर तो जी, मतलब जहां से संघ की जो सरिता है वो प्रवाहित होना शुरू कर होती है, तो कभी उधर नहीं मन गया? कभी आपके नहीं भीतर का हिंदू नहीं जागा? ये सवाल मैं देखिए, इसलिए भी पूछ रहा हूँ सर, ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आपने बताया कि आपका परिवार रिफ्यूजी था, 1947 में वहां जी, से आया था, और हमने देखा है कि 1947 में जो लोग पाकिस्तान जो अब है वहां से आए थे, जिनकी जिंदगियां उजड़ गई थी, घर उजड़ गए थे, सबके पास अपनी कहानियां आपके पास भी होंगी होंगी। तो जी, उनमें से बिल्कुल। ज्यादातर लोग जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो सांप्रदायिकता का शिकार हुए, जो आरएसएस के प्रोपेगेंडा का शिकार हुए। तो आपका कभी मन उधर नहीं ललचा, या परिवार में कभी उस तरह का कोई नहीं था? देखिए, परिवार के आसपास तो वही वातावरण चल रहा था। बीच में बचपन में मैं खेलने के लिए आरएसएस की शाखा में भी जाता था। फिर हम्म। जब मैं स्कूल में 7वीं-8वीं में था, एक बार मेरे एक दोस्त ने कहा चलो आरएसएस की शाखा में, और पहले दिन ही जाकर मुझे इतनी नफ़रत हुई कि वो अच्छा। खेलने कूदने के बाद वो सीधा गांधी, नेहरू को गालियाँ देने लग गए। नेहरू के कारण कश्मीर का प्रॉब्लम है। मैं उस समय छोटा था, 7वीं कक्षा में पढ़ता था, पर इतना मेरी समझ थी कि देश को आज़ादी दिलाने में गांधी का क्या योगदान है, नेहरू का क्या योगदान है। उसके बाद से मैंने फिर वहाँ जाना छोड़ दिया। और दूसरी एक बात बताऊँ, इसके आने के पहले एक और घटना, पहले तो मैं धर्म के बारे में पढ़ा अध्ययन, उसके पहले की बात बताऊँ, मुझे हिंदी में बहुत रुचि थी। आज की मेरी अच्छा। हिंदी पे मत जाइए, आज की मेरी अच्छा। हिंदी पे मत जाइए। मैं नहीं, आज की भी अपने आपकी बहुत अच्छी है, मैं आपकी किताबें पढ़ता हूँ तो शानदार नहीं, हिंदी है आपकी, तो और अनुवादक बहुत वो अनुवाद आम फहम हिंदी है। वो अनुवादक की हिंदी है। मैं वो उसका भी एक समस्या है। खैर बोलने में अच्छा। थोड़ा तो मैं पहले अपनी पूरी वैकेशंस में प्रेमचंद का साहित्य पढ़ता रहता था। यानी हिंदी साहित्य पूरा, और हम्म। प्रेमचंद को तो लगातार मैं शायद चाट गया था। तो भारत क्या है, ये मैंने प्रेमचंद से सीखा। फिर उसमें बाद में धर्म के ऊपर आया, गांधी के ऊपर आया, आज़ादी का आंदोलन ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और उसमें भी खास तौर से क्रांतिकारियों ने। तो ये सब एक जो मिला-जुला माहौल था, उसके कारण मैं फिर धर्म में गया। धर्म से फिर मैं गया मार्क्सवाद में, और मार्क्सवाद में आके मैं वहाँ काफ़ी दिन तक रुक गया। तो ये घटना हुई बीच में, कॉमरेड वर्धन ने कहा तुम एमडी करके आओ, बाद में आओ। और इसी दौरान क्या हुआ, एमडी हो गई, पर उस समय बहुत सारे ग्रुप सक्रिय थे। हम्म। बम्बई में एक आगोआ नाम का ग्रुप था, और उस समय आपको पता होगा कि 4 क्रांतिकारी थे और 6 ग्रुप बनते थे। तो वो ग्रुप्स ऐसे आके हमको ढूँढते थे। ही एक ग्रुप में मेरी भी ट्रेनिंग हुई है सर। जी, जी, वो मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो उस दौरान मैं गया, तो मेरे चारों तरफ भी एक हमारा भी एक अच्छा ग्रुप बन गया, काफ़ी मज़बूत ग्रुप था। हम हर शुक्रवार को मिलते थे, एक विषय पर किसी वक्ता को बुलाते थे, और मेडिकल कॉलेज में मेरे स्टूडेंट्स के साथ अच्छे संबंध थे, वो भी एक अच्छा था, वो भी लोग आते थे। तो यहाँ से फिर एक विचार आया कि मैं स्वतंत्र रूप में रहूँगा, किसी पार्टी को जॉइन नहीं करूँगा। तो वहाँ से ओके। फिर मार्क्सवाद, लेनिनिज़्म, ट्रॉट्स्किज़्म, ये सब की यात्रा का लुब्बो-लुआब ये निकला। आखिर में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा 1980 के दौरान कि समाज का परिवर्तन केवल लोकतांत्रिक समाज में संभव है,
और ये परिवर्तन केवल सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से संभव है। ये मेरे 2 निष्कर्ष हैं। लेकिन और सर जो इसकी आपने बताया उससे एक बात समझ में आ रही है, वो हमारी बात को दिशा भी देगी। आपने बताया कि आप 6वीं 7वीं कक्षा में थे, तब आरएसएस अपनी शाखा में ये बता रहा था कि कश्मीर की समस्या नेहरू की वजह से है, गांधी ऐसे, यानी आज जो व्हाट्सएप पे आ रहा है, अगर हम देख लें तो तकरीबन आप कह रहे हैं कि 60-70 साल पहले ये बात लोगों को बताई जा रही थी। आप ये बिल्कुल, देखिए कि कितनी लंबी एक प्रक्रिया चली है, जी, जी, लगभग 70, 80, 100 सालों की, जिसमें जाकर ये सारा झूठ जो है वो स्थापित किया जा सका है, जिसके खिलाफ आज आपको और मुझे और तमाम सारे हमारे दोस्तों को लड़ना सही, पड़ रहा है और बातें करनी पड़ रही हैं। जी। क्या लगता है आपको कि एक तरफ तो ये लगातार चल रहा था, दूसरी तरफ इसको काउंटर करने की जो कोशिशें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। मैं उस समय इतना मेरी चेतना तो उतनी नहीं थी कि मैं आरएसएस के प्लान को समझ सकूँ, पर इतना लगा कि ये गलत है। और दूसरा उस समय आपको एक बात बताता हूँ कि आरएसएस के लोग अपने आप की खुली पहचान बताने से डरते थे। ये 1975 के पहले का टाइम है। आज हुँ, जैसे छाती खोलकर कोई कहता है कि मैं आरएसएस वाला हूँ, उस समय लोग छुपाते थे कि वो आरएसएस वाले हैं। पर एक बात है कि उनका जो साइलेंट काम था, गुपचुप हुँ, वाला काम, वो चलता रहता था। जैसे मेरे बहुत सारे सहपाठी उसमें आते-जाते थे। हमारे परिवार का जो पूरा एक जो हम पाकिस्तान से आए लोगों का एक अलग कम्युनिटी थी, वो काफ़ी उनसे प्रभावित थे। पर मुझे 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 क्या हुआ कि एक तो पहले प्रेमचंद मिल गए, फिर भारत का आज़ादी का आंदोलन मिल गया, फिर क्रांतिकारी आंदोलन मिल गया और फिर उसके बाद मार्क्सवाद मिल गया। तो ये सब से मेरी यात्रा थोड़ी अलग हो गई, पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि आरएसएस का ये काम उस समय से उससे भी पहले चल रहा है। वैसे देखा जाए तो 1925 से उन्होंने कभी अपनी धारा को छोड़ा नहीं। और एक बिल्कुल, पॉइंट और है बनने के साथ ही। और इसका जो विकल्प है कि भाई ये एक बेचारा इस प्रकार से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो एक सही प्रोपेगेंडा भी जाना चाहिए, वो कहीं नहीं था। मैंने यही बात थोड़ा-सा मैं कह रहा था। साने गुरुजी के राष्ट्र सेवा दल में दिखा, कांग्रेस सेवा दल का उस प्रकार से बना। पर बाद में आज़ाद नेहरू के बाद फिर वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ख़्याल नहीं दिया गया। सत्ता के संघर्ष में हमको सत्ता पे बने रहना है, उसको प्राथमिकता दी गई। तो सामाजिक तौर पे जो हमारे विचारों का परिवर्तन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में करना था, वो नहीं हुआ। और उसके ऊपर से 1980 के बाद धार्मिकता को उत्तेजना दी गई, जो रामायण महाभारत के सीरियल का बहुत प्रभाव हुआ। फिर वो बिल्कुल। रथ यात्राएँ, तो उससे जो धार्मिकता और उसके बाद अंधविश्वास, ये दोनों चीज़ों का जुड़ाव जो आया, उसमें ये इस प्रकार के जो नफ़रत वाले विचार हैं, उनको एक अच्छी ज़मीन मिल गई अपने आप को विकसित करने की। आप महाराष्ट्र से ही हैं और नागपुर में आपने पढ़ाई की। नागपुर में कोट डबल कोट कह रहा हूँ, हालांकि नागपुर बाबा साहब अम्बेडकर का भी उतना ही स्थान जी, है। जी, जी, जी। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भी उतना ही जाना जाएगा जितना आरएसएस के लिए। आरएसएस आज है, कल नहीं रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर पूरी दुनिया में रहेंगे, ये तो है हकीकत। लेकिन नागपुर का अपना एक महत्व है जो मैंने बात की। आपकी मैं जी, किताब देख रहा था सर, सावरकर क्रांतिकारी, दया याचिकाएं और हिंदू राष्ट्रवाद। जी। ये अंग्रेजी में शायद आपने लिखी है, जिसका नूतन भाकल जी ने अनुवाद किया और उद्भावना प्रकाशन ने छापा है इसको। हिंदी में, हाँ, हिंदी में भी अभी। मैं जानना चाह रहा था कि जिस जमाने में आप पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज मतलब मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे या उसके बाद नौकरी में है, सावरकर का कितना असर था 1900, ये समझ लीजिए 2010 के पहले सावरकर को महाराष्ट्र में कितना याद किया जा रहा था, कितना सेलिब्रेट किया जा रहा था? देखिए, उस समय सावरकर के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती थी। इवन आरएसएस के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती थी। उनका जो काम था, वो छुपा-छुपा था। तो स्पष्ट रूप से सावरकर हो या नहीं आरएसएस सर, हो। मैं दोनों को थोड़ा अलग इसलिए कर रहा हूँ कि हाँ, सावरकर बिल्कुल। एज अ हीरो पेश किए जाते हैं। जी। नहीं, उस समय इतना नहीं था। उस समय जहाँ तक मुझे याद है, मेरे विद्यार्थी जीवन में सावरकर के बारे में ज़्यादा सुनाई नहीं देता था। और उस समय भी जो वास्तव में एक बात है, जो वैचारिक आंदोलन चालू हुए, वो वामपंथी आंदोलन ज़्यादा दिखाई दिए, मुझे तो कम से कम। यानी 1960 के दशक के अंत में 70। सावरकर की मृत्यु होती है और जी, आप ये कह रहे हैं कि 1960 के दशक में, यानी उनके जीते हुए 1970 1980 इस दौर में सावरकर पर ज्यादा बात नहीं हो रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आपको क्या लगता है कि 2014 के बाद, 10 के बाद बल्कि, अचानक सावरकर को क्या जरूरत पड़ गई हीरो बनाकर पेश करने की? देखिए, अब जैसे ये सवाल में ऐसा है कि जैसे ये सत्ता में आए हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं। वैसे ये राष्ट्रवादी के पहले एक शब्द लगाना ज़रूरी है, हिंदू राष्ट्रवादी कह रहे हैं।
और हर एक राष्ट्रवाद अपने प्रतीकों को, आइकन्स को खड़ा करता है। इनके पास कोई प्रतीक है नहीं। तो सावरकर की ज़िंदगी का जो पहला भाग था कि जिसमें वो जेल में गए थे और उसके पहले वो ब्रिटिश विरोधी थे, तो वो एक चीज़ इनके लिए उपलब्ध है, तो उसी को लेकर वो एक बड़ा हीरो क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके पीछे वो पूरी अपनी राजनीति की प्रतिमा को खड़ा कर सकें। वैसे तो मैंने सुना थोड़ा मैं और इलाबोरेट कर दूं सर, आपके लिए थोड़ा सा और सुविधा हो जाएगी लंबा जवाब देने की। जैसे इनके पास अपने जो हीरोज हैं वो आरएसएस के लीडर्स, जैसे मान लीजिए कि माधव सदाशिव गोलवरकर या हेडगेवार, इनको उतना सेलिब्रेट नहीं करते हैं, सावरकर को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। एक बात तो आपने बताई वो बिल्कुल सही है कि सावरकर का कम से कम ये अपील है कि भाई अंडमान में 10 साल रहे, आजादी की लड़ाई में शामिल हुआ, 1857 पे किताब लिखी। ये सब तो उनका बड़ा पॉजिटिव है, जिससे ना आप इनकार कर सकते हैं ना हम इनकार कर सकते हैं, हम करते भी नहीं उन पर लिखते हुए। लेकिन दूसरी बात, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी दी सावरकर ने, इस तरह का आइडियोलॉजिकल काम भी तो हेडगेवार या गोलवरकर ने उस तरह से नहीं किया। ये भी एक वजह हो सकती है। ये तो बिल्कुल सही है आप। एक वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाखाओं के अंदर, आरएसएस की शाखाओं के अंदर भले ही इनके 2 अलग प्रवाह हैं, पर शाखाओं के अंदर सावरकर के राष्ट्रवाद को ही सबसे ज़्यादा प्रस्तुत किया जाता है। गोलवलकर ने बाद में जाकर अपनी किताब वी आर आवर नेशन डिफाइंड में बहुत सारी चीज़ें हिंदुत्व के बारे में कहने की कोशिश की, पर उस सबका जो आधार है, वो जो सावरकर की किताब है 1923 वाली, जो आपने भी जिस पे तो बहुत बड़ा गहरा काम किया है, उसका वो उनका वैचारिक आधार, गोलवलकर ने भी सावरकर को ही अपना वैचारिक पिता मान के आगे का काम किया है। तो वैसे एक और छोर मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये सावरकर, ये गोलवलकर और हेडगेवार को पब्लिक में उतना प्रस्तुत नहीं करते, पर इनकी शाखाओं के अंदर और जो इनके अभ्यास वर्ग चलते हैं, वो इन दोनों के नाम पे होते हैं, हेडगेवार और गोलवलकर के नाम पे। मैं आपको बताऊं कि मैं, चूंकि मेरी भी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई हुई है और 8वीं तक पढ़ाई हुई है, थोड़े दिन शाखा में भी गया, लेकिन मेरे पिताजी प्रोफेसर थे और बाकी सब ठीक था, लेकिन पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस उनको नहीं चाहिए था। और आरएसएस को बड़ी अच्छी निगाह से वो नहीं देखते थे, भले स्कूल में भेज दिया था। तो शाखा में मुझे नहीं जाने दिया, मारपीट के, उस जमाने में जैसे माँ बाप होते थे तो मारपीट के मुझे बोला शाखा में नहीं जाना है। लेकिन सर, गोलवरकर और हेडगेवार की बहुत बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स उस दौर में भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं, नेताओं, शिशु मंदिरों के अंदर लगती थी, सावरकर की नहीं लगती थी। सावरकर की मैंने फोटोग्राफ बहुत बाद में देखी है, वहां नहीं देखी है। तो हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंदर तो उन्हीं को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब गोलवरकर के साथ तो बंचा उसका, चूंकि मैंने अनुवाद भी किया है, जो उनकी किताब है वी आर आवर नेशन डिफाइंड, शमशुल ने जो उस पर टिप्पणी लिख के किताब पेश की थी, तो उसका अनुवाद मैंने ही किया था। तो उस किताब को तो इन लोगों ने वापस ले लिया था। वो किताब तो मार्केट में मिलती नहीं थी, कहते थे कि गोलवरकर की ये किताब ही नहीं है। उस पर बहस चली कि गणेश गणेश जो इनके बड़े भाई थे सावरकर, उनकी किताब है, कोई कहता है किसी की किताब है। तो आइडियोलॉजिकल इनके पास कोई गीता थी, जबकि संघ के अंदर तो पढ़ती थी वो किताब। तो आइडियोलॉजिकल इनके पास कोई खुली किताब मेरे ख्याल से हिंदुत्व ही थी। जी, देखिए, एक तो जो गोलवलकर का जो फॉर्मुलेशन जो उन्होंने जिस प्रकार से रखा है, वो बहुत ब्लंट और वास्तविक वही है। और अगर इनको सत्ता में रहना है, दूसरे लोगों को भी अपने साथ चुनावी तौर पे जोड़ना है, तो वो तो चल नहीं सकता। इसलिए वो उन्होंने इस किताब को डिसोन करने की कोशिश की कि ये किताब जी। गोलवलकर की नहीं थी भाई। और बात तो यही है कि यही उनकी विचारधारा है जो गोलवलकर लिखते हैं। और सावरकर ने एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसका ये गुणगान बहुत स्पष्टता से कर सकते हैं। तो उनका एक, देखिए, ये आपने बिल्कुल सही पहचाना कि अंदर तो अपने आप वो सावरकर के राष्ट्रवाद को ही केवल लेते हैं, पर आइकन के रूप में नहीं रखते। आइकन के रूप में वो रखते हैं हेडगेवार और गोलवलकर को, और राष्ट्रीय के लेवल पे आइकन के रूप में सावरकर और गोलवलकर, और ये पीछे उनको उठा के खड़े हैं। ऐसा का एक राजनीति है। यानी आप, मतलब जो आप कह रहे हैं, अगर मैं समझ पा रहा हूं, तो 90 के दशक में जिस तरह से लिबरल अटल बिहारी वाजपेयी का लिबरल चेहरा इनको पेश करना था और करेक्ट। गठबंधन की राजनीति करनी थी, जिसमें समाजवादी और तमाम सारे लोग थे जो सांप्रदायिक नहीं थे, तो उस समय ये नहीं कह सकते थे कि गोलवरकर की किताब हमारी है, और सावरकर को ऊन नहीं कर सकते थे। अब जब पूर्ण बहुमत मिला है इनको, तो अब खुला खेल कर रहे हैं, अब सबको ऊन कर रहे हैं। अब इनको ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि वो किताब गोलवरकर की नहीं थी। उसमें एक, मैं, आपने बिल्कुल सही कहा, उसमें मैं एक सिर्फ बात जोड़ना चाहता हूँ कि वाजपेयी का जो चेहरा उनको प्रेजेंट करना था, वो उनकी जरूरत थी। वैसे भी वाजपेयी कोई कम नहीं थे, वो भी उनकी विचारधारा में कोई कम नहीं थे, पर बिल्कुल, बिल्कुल। आडवाणी उस समय फोर फ्रंट पे थे। और हम्म। आडवाणी को पता था कि मेरे इमेज से हम संयुक्त सरकार नहीं बना सकते,
इसीलिए उन्होंने वाजपेयी को सामने रखा। और ये उसका एक कारण है, क्योंकि संघ में जो चालाकी है वो आपको दुनिया के किसी संगठन में नहीं मिलेगी। तो किस समय पर कौन-सा प्रकार के को पेश करें, वो उनके फैसले बराबर सटीक होते हैं और अभी तक तो उनके लिए कामयाब रहे हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा आप पे लौटते हैं। जी। निजी जीवन से शुरू हुआ था और हम लोग की शायद आपकी मेरी हमारे जैसे लोगों की यही है कि निजी पे तो बात रह ही नहीं सकती है। लिखना कब से शुरू किया आपने? कब देखिए आपको लगा कि वैसे अब किताबें लिखने की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो मैं छोटा-सा और एक अनुभव बता दूँ, जब मैं वो बिल्कुल। हमारा स्पार्क सोशलिस्ट फोरम था, तो मुझे लिखने का शौक तो था। मैं कोई हुँ, अच्छा लेखक तो था नहीं, मेरा तो मेडिकल बैकग्राउंड है, कहाँ लिखूँ? तो मैंने उस समय एक छोटी-सी किताब लिखी थी, समाजवाद क्या है? उस हुँ। समय मैं हिंदी में लिख भी पाता था, वो बात हो गई। अच्छा। पर अभी इधर सांप्रदायिकता के खिलाफ मैंने संघर्ष करने का फैसला 6 दिसंबर 1992 को किया। ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट डेट। ओह! 6 दिसंबर 1992 तक मैं मज़दूरों के आंदोलन से जुड़ने की कोशिश करता रहा। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी, उनके एसोसिएशंस बनाना, उनकी कमिटीज़ में जाना-आना, वो मैं करता था। 6 दिसंबर की रात को ही मैंने फैसला किया कि ये सांप्रदायिकता अगर बढ़ी, तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और सांप्रदायिकता केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये दलित, आदिवासी औरतों के भी खिलाफ है। इतनी समझ मेरी थी। तो मैंने उस समय फिर अपने दोस्तों को कहा, भई मैं अब मज़दूर आंदोलन चल रहा है, मैं सांप्रदायिकता के खिलाफ काम करूँगा। तो फिर उस समय डॉक्टर असगर अली इंजीनियर थे, मेरे हाँ। गुरु और दोस्त दोनों थे, हुँ। गुरु और दोस्त दोनों थे। हमारा एक ग्रुप बना एकता एकता के नाम से। तो हम कॉलेजेस में जाके बात करना, ट्रेड यूनियंस को साथ मिलाकर सांप्रदायिकता के खिलाफ प्रदर्शन करना, धरने करना, वहाँ से फिर मैं उसमें जुड़ गया। तब से उसके बाद फिर अब क्या, लोग पहले तो पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। मैंने फिर सोचा कि आरएसएस को अगर समझना है, तो इस पे किताब लिखनी चाहिए। अभी मैंने गाड़ी को उल्टी कर ली। मैंने कहा अभी तक मैं पढ़ता रहा हूँ, अब मैं लिखूँगा। ये एक्टिविस्ट तरीका है, ये मेरा भी तरीका था, ये बिल्कुल। तो मैंने वहाँ सोचा कि आरएसएस को समझना है तो कैसे समझे? चलो आरएसएस पे लिखेंगे। और हुँ। आरएसएस पे मैंने 2 दोस्तों को कहा कि हम लिखते हैं, तो उनको कोई रुचि नहीं थी। तो मैंने कहा चलो एकला चलो रे। और उसमें मैंने एक ख़ास बात जो मुझे खुद को लगी कि मैंने ठीक किया, कि आरएसएस में बहुत बेहतरीन किताबें हैं, पर उसमें मैंने एक चैप्टर जो लिखने की कोशिश की कि आरएसएस का हिंदुत्व और इसका प्रभाव महिलाओं पे, मज़दूरों पे, आदिवासियों पे, दलितों पे और अल्पसंख्यकों पे। ये चैप्टर जब मैं इसके लिए काम कर रहा था, तो मुझे खुशी हो रही थी कि मैं एक अपनी समझ को व्यापक करने में मदद कर रहा हूँ। उसी किताब के अलग-अलग संस्करण आए और निकले वगैरह-वगैरह वो अलग। तो उससे उसके बाद फिर लिखने का, किस नाम से वो आई थी किताब सर? वो पहले आई थी संघ परिवार का फांसीवाद, वो इसमें नहीं होगी शायद। अभी वो बदल अच्छा। गई है, आरएसएस से प्राइमर होगा, वो इसमें है कि नहीं है मुझे अच्छा नहीं हाँ, पता। वो मेरे पास है वो आरएसएस ए किताब। प्राइमर, वो उसको हाँ, मैंने हाँ। मॉडिफ़ाई करते गया, और क्योंकि हुँ, कोई हुँ। बड़ा पब्लिशर तो मेरी किताबें छापता नहीं है, तो वो आप एक्टिविस्ट देते तरीके नहीं हैं, से। आप देते हाँ, नहीं हैं। मैंने 2 बड़े पब्लिशर से कहा कि राम पुनियानी जी कह रहे थे उनको कि बोलिए मेरी मैं कल किताबें दूँगा। कोई पब्लिशर बड़ा छापता नहीं है, तो उन्होंने कहा वो देते नहीं हैं। नहीं, मैं तो तैयार हूँ, कोई लेता नहीं, मैं क्या करूँ? और ठीक है, तो इसलिए मैं फिर मुझे लगता है मैं इसमें हस्तक्षेप मुझे करना पड़ेगा। अगली आप किताब जब बहुत आप तैयार करें तो हस्तक्षेप करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि मैं फिर सोचा कि पब्लिशर नहीं है तो खुद छापेंगे, वो यानी जो है ना, लिखने से लेके बेचने तक का काम, कोई बुरा अनुभव नहीं रहा। क्योंकि मैं मीटिंग्स में बहुत जाता था, वर्कशॉप्स हो, लेक्चर्स हो, और लेक्चर्स के बाद वो किताबें छोटी-मोटी बिक जाती थी। तो हाँ सर, लेकिन क्या होता है कि बड़े प्रकाशक के होने से किताबें वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ हम नहीं पहुँचते हैं, उनका मार्केटिंग का थोड़ा नहीं, नहीं, ज़्यादा संजाल लंबा होता है। जी, जी, जी। मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर कोई बड़े प्रकाशक भी बिल्कुल 2-4 छापेंगे। कुछ 2-4 किताबें आई भी हैं बड़े प्रकाशकों की, इतनी मुझे शिकायत नहीं करना चाहिए, पर मेरी ज़्यादा किताबें सेल्फ लेखक पब्लिश्ड को और लेखक को थोड़ी शिकायतें करते रहना चाहिए, नहीं तो वो लेखक राइट, लगता राइट, नहीं राइट। है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर आज का आखिरी सवाल, 2 सवाल इसमें एक साथ जुड़े हुए हैं। जी, पहला सवाल तो ये कि 2014 के बाद आप जैसे व्यक्ति के लिए कितनी चीजें बदली हैं? क्योंकि यही काम आप 2014 के पहले भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले आप किसी सरकारी संस्था में काम कर रहे हो और कुछ पद छिन गया हो इसलिए यहाँ आ गए। आपकी ज़िंदगी जैसे चल रही थी वैसे चल रही है। लेकिन 2014 के बाद देश बदला है खास तौर पे। तो एक तो पहला सवाल ये कि 2014 के बाद आपके काम में कैसे बदलाव आया है? दूसरा वैसे और इसी के साथ जुड़ा हुआ कि आगे रास्ता आप क्या देखते हैं? देखिए, एक तो पहले बता दूँ कि 2004 में मैंने खुद रिटायरमेंट ले लिया।
क्योंकि मेरा ट्रैवल और लेक्चर्स बहुत बढ़ रहे थे और मुझे था कि मैं सर्वाइव कर आपका लूँगा। स्पेशलाइजेशन क्या था सर? मेडिकल में आपका स्पेशलाइजेशन क्या था? जनरल मेडिसिन, जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन। जी, स्टेथोस्कोप में एमडी था, तो वो जी। कार्डियोलॉजी थोड़ा-सा किडनी वो हुँ, करता था। जी। तो फिर मैंने कहा मुझे यही करना है, मैं 2004 के बाद मेरी पेंशन से झेलूँगा। और 2014 के बाद बदलाव ये आया कि 2014 के पहले बहुत सारे एनजीओज़ थे, जो कार्यशालाएँ करते थे, जिसमें सक्रिय कार्यकर्ता आते थे, 3 दिन की वर्कशॉप, 5 दिन की वर्कशॉप और लेक्चर्स, उसके माध्यम से पहुँच बहुत बढ़ रही थी। 2014 के बाद से उसमें फुल स्टॉप सरीखा आ गया कि जैसे मैं अनहद से भी जुड़ा हुआ था, हमारे हुँ। डॉक्टर असगरल इंजीनियर के सेंटर से भी जुड़ा हुआ था। तो कार्यशालाएँ इतनी होती थी कि मुझे वक़्त ही नहीं मिलता था और उसमें मेरी ज पत्नी की जायज़ शिकायत थी कि तुम तो घर सिर्फ़ कपड़े बदलने के लिए आते हो, तो वो भी एक दौर था। तो उसके बाद से मैंने फिर यही एक हुआ कि 5-7 साल तो काम कम हुआ, पर उसमें फिर मैंने निजी तरीके से लेखन का काम थोड़ा ज़्यादा किया और यूट्यूब भी आपने शुरू किया, आपने यूट्यूब शुरू किया और अच्छा देखा जा रहा है। यूट्यूब भी शुरू किया। और एक बात कोविड के दौरान हुई, एक नई डिस्कवरी हुई कि बिना ट्रैवल किए, बिना बड़ा खर्चा किए भी आप मीटिंग्स कर सकते हैं। तो उसके बाद बिल्कुल। फिर ये अपना ख़ास तौर से स्काइप पे और दूसरी जगहों पे बहुत सारे ये चलते हैं। तो काम मैंने वक़्त तो पूरा पूरा उसी में जाता है, पर 2014 के बाद ये काम के चरित्र में थोड़ा बदलाव ज़रूर आया है। आगे का जो सवाल है, कभी हमला वगैरह मैं जानता हूँ आप लोग ये सब बताने से बचते हैं ग्लोरीफाई करने से, लेकिन कभी अब हमला वगैरह, कभी धमकियाँ हमला वगैरह? तो ऐसा है कि एक बार ईमेल में तो बहुत खतरनाक धमकियाँ आती रही, मैं इग्नोर करता था। फिर एक बार 3 शायद कोई ऑफ़िसर्स आए, घर में घुसकर आ गए और उन्होंने काफ़ी जानकारी वग़ैरह ली। तो मैं तो सीधा-साधा जवाब देता रहा, पर मेरी पत्नी को समझ गया कि ये कोई बहानेबाज़ी बनाकर आए हैं और तुमसे ये सब निकलवा रहे हैं, तो तुरंत निकल गए। उसके 1 हफ़्ते बाद मुझे 2-3 फ़ोन आए कि आप ये काम हिंदू विरोधी काम बंद करो, नहीं तो आपको देख लिया जाएगा। उसके बाद मैंने पुलिस को शिकायत की, दोस्तों के मेरे सब यहाँ के जो दोस्त लोग थे, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को अप्रोच किया और मुझे 2-3 साल के लिए पुलिस सिक्योरिटी थी। बाकी तो ठीक है और इसके अलावा तो कोई निजी तौर पे तो कोई ऐसा धक्का-मुक्की नहीं हुई है और हुई तो उसमें मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो ये शो आज इंट्रोडक्शन आज पहला शो जिसमें हमने पुनियानी सर से उनकी ज़िंदगी के बारे में, काम के बारे में मोटा-मोटा समझा। हमारी योजना ये है कि हर हफ्ते एक बार हम लोग बात करेंगे, किसी एक ख़ास घटना के बहाने उसके ऐतिहासिक पहलू पर भी, वर्तमान पहलू पर भी और आगे के पहलू पर भी। हमारी कोशिश होगी कि हम आधे घंटे ही बात करें, लेकिन ना तो पुनियानी साहब ये गारंटी दे सकते हैं, ना मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि घड़ी पे हमारी निगाह जाएगी, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम आधे घंटे बात करें और ये शो टॉक विद रैशनल पुनियानी हम कोशिश करेंगे लगातार चलता रहे, जिसमें रैशनल बातें आप तक पहुँचती रहें। मैं पुनियानी सर का मेल एड्रेस अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे ले सकता है। ख़ास तौर पे टॉक्स कराने के लिए, वर्कशॉप कराने के लिए इतना लंबा अनुभव है, मैं उन लोगों में से हूँ, पुनियानी सर को याद भी नहीं होगा कि मैंने उनका वर्कशॉप किया हुआ है। और इतनी वर्कशॉप की हैं उन्होंने, गोरखपुर में जाता हूँ, वहाँ लोग कहते हैं कि पुनियानी साहब आए थे और उनका वर्कशॉप उन्होंने भाषण दिया और तुम्हारा नाम लिया। कभी भोपाल से फ़ोन आता है, कभी कहीं से आता है, तो इतनी लगातार सक्रिय रहते हैं, बिज़ी रहते हैं और युवाओं को ट्रेन करने का जो एक बेहद महत्वपूर्ण काम है, वो उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया है और इसके लिए अब एहसानमंद वगैरह तो क्या कहें हम, लेकिन इतना ज़रूर है कि क्रेडिबल हिस्ट्री टीम की तरफ से, युवाओं की तरफ से मैं थोड़ा-सा आपके सामने तो खुद को युवा कह ही सकता हूँ। तो इन सब की तरफ से हम आपको सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं आपकी परंपरा आगे बढ़ा सकें, लगातार काम कर सकें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के वक़्त टॉक विद रैशनल पुनियानी। थैंक यू। बहुत धन्यवाद अशोक, बहुत धन्यवाद।